जो ब्रांच है ये एक मेथड है ऑफ एक्सपेंडिंग बिजनेस। फ्रेंचाइजी भी हो सकती है, एक्सपेंड करने का तरीका कंसाइनमेंट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। फिर हमने कहा कि ब्रांचेस के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रांचेस बहुत सारे तरह की हो सकती हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास ब्रांचेस कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कि डिपेंडेंट ब्रांचेस कहलाती हैं। डिपेंडेंट ब्रांच का क्या मतलब है? डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है वो ब्रांच जो हम पर डिपेंडेंट है गुड्स के लिए, या वो ब्रांच जो हम पर डिपेंडेंट है एम्प्लॉइज के लिए, या वो ब्रांच जो हम पर डिपेंडेंट है प्राइसेस के लिए, या वो ब्रांच जो हम पर डिपेंडेंट है फंड्स के लिए, या वो ब्रांच जो हम पर डिपेंडेंट है किताबों के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। विच वन इज करेक्ट? मैंने इतनी सारी बातें बोल दी। डिपेंडेंट है, किस कंटेक्स्ट में डिपेंडेंट है? वो बाकियों की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिपेंडेंट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए डिपेंडेंट फॉर books of accounts. That is, these branch do not maintain books of accounts. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। मतलब ये अपने पास कुछ रिकॉर्ड्स रख सकती हैं, कोई कागज पे रिकॉर्ड रख सकती हैं, रसीद बुक रख सकती हैं, भी जो कस्टमर को रसीद देनी है वो हो सकती है इनके पास, लेकिन ये अपने पास जर्नल एंट्रीज नहीं डालते, ये अपने पास लेजर नहीं बनाते, ये अपने पास ट्रायल नहीं बनाते, ये अपने पास बैलेंस शीट नहीं बनाते। आमतौर पे ये ब्रांचेस बड़ी होती हैं कि स्मॉल होती हैं? जनरली स्मॉल। ये बड़ी ब्रांचेस नहीं होती, ये क्या होती है? छोटे छोटी ब्रांचेस होती हैं। दूसरी मैंने आपसे बात करी, दूसरी ब्रांचेस कौन सी हो गई? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? दे मेंटेन ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी उस ब्रांच की अपनी किताबें होती हैं। वो अपनी जर्नल एंट्रियां डालती है, अपने लेजर बनाती है, अपना ट्रायल बनाती है, अपने फाइनल अकाउंट बनाती है। जो हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, हम उनके कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो उसके अंदर भी दो तरह की हो गई, एक डोमेस्टिक और एक हो गई फॉरेन। तो फॉरेन में भी ब्रांच हो सकती हैं और डोमेस्टिक ब्रांच भी हो सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो मुझे फटाफट से बताओ डोमेस्टिक ब्रांच। जैसे मैंने आपसे कहा एक्सिस बैंक की ब्रांच, दिल्ली पब्लिक स्कूल की ब्रांच, बहुत है। क्या ये अपनी किताबें लिखती हैं? बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, ये अपनी किताबें लिखती हैं। क्या फॉरेन में भी ब्रांचेस हो सकती हैं? हमारी फॉरेन में भी ब्रांचेस हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा वाला? यूएसए, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। तो मैंने उसका आपको एग्जांपल दे दिया कि हमारी ब्रांच कहां पर है, हमारी ब्रांच विदेश में है। अब आप कहेंगे सर इतने भारी एग्जांपल ले रहे हो। मैं कल गया, वैसे मैं गया नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आप बात समझो। मैं कल गया, वो रेस्टोरेंट कौन सा है? वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, उसकी ब्रांचें बाहर हैं। बताओ जरा कौन सा रेस्टोरेंट है? सागर रत्ना तो खैर हो ही सकता है, उसका नाम भूल गया मैं। वो अब उसके बारे में बोलूंगा, उनका जो ओनर था वो मर्डर में इन्वॉल्व था। क्या नाम था भाई उसका? चलो किसी को भी नहीं पता है। नहीं नहीं, अभी ना डोसा कॉफी तो नहीं था, उसका नाम मेरे ख्याल से था श्रवणा भवन या सर्वना भवन। हाँ, सर्वना भवन। उनका जो ओनर है ना, मर्डर के अंदर इन्वॉल्व, अब उसकी डेथ हो चुकी है। तो उसके यहां पर मैं गया एक बार नाश्ता करने के लिए, तो उन्होंने ना सबसे पहले कागज रखा हुआ था टेबल पे।
उस टेबल पर जो कागज था उसमें सारी ब्रांचेस लिखी हुई थी और उनकी बड़ी सारी ब्रांचें कहां पर हैं, विदेश में भी थी। बात समझ में आती है? तो ब्रांचेस बड़ी सारी बाहर भी हो सकती हैं, हल्दीराम की ब्रांचें भी विदेश में हो सकती हैं। ओके हाँ, नीतीश कह रहा है डिपेंडेंट का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया आपने, नालायक मिस्टर गधाराम नीतीश। कल तुम्हारे को सारे एग्जाम्पल देता रहा KFC के, मैकडोनल्ड के, तब हमारे को होमवर्क दिया था जाकर पता करने का। नीतीश बोलो शर्म आ रही है कि मैं इतनी जल्दी कैसे भूल गया? ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं हल्दीराम USA। ओके, तो मैंने कहा ये हमारे पास है। अच्छा, कोई ऐसे भी हैं जो ब्रांच इन इंडिया है और HO USA में है, आउटसाइड इंडिया है? हाँ, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जैसे स्टैंडर्ड, हाँ बच्चे ने कहा कहाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आ गए, आप एप्पल के स्टोर पे क्यों नहीं चले गए? एप्पल स्टोर इन मुंबई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास बड़े सारे तरह के होते हैं। मुझे ये बताओ इन सब में हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? अगर मैं डिपेंडेंट में बोलूं तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है टू फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच। मुझे ये बताओ इस प्रॉफिट को ढूंढने के लिए क्या कई मेथड्स हैं? फटाफट से बताओ, क्या कई मेथड्स हैं? हाँ, कितने मेथड्स हैं? 3। क्या सबसे सेम प्रॉफिट आएगा कि अलग अलग आएगा? क्या सबसे सेम प्रॉफिट आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम ही आना चाहिए। अगर प्रॉफिट ही अलग अलग आएगा तो फिर तो मेथड का चुनाव अपनी मर्जी से करेंगे हम लोग। मुझे बताओ वो मेथड कौन कौन से थे? जो हमारे पास मेथड थे वो कौन कौन से थे? इनमें से एक मेथड था जो हमने पहले स्टार्ट किया, डेटर्स मेथड, जिसके अंदर हम लोग अपने पास क्या बनाते हैं, जिसमें हम अपने पास ब्रांच अकाउंट बनाते हैं और इसके अलावा हम इसके अंदर हो सकता है कुछ मेमोरेंडम अकाउंट्स भी बनाएं। मेमोरेंडम अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? फटाफट से बताओ, मेमोरेंडम वर्ड का क्या मतलब होता है? मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ, कच्चे। ठीक है, हम इसमें कुछ रफ अकाउंट्स भी बनाते हैं। दूसरे मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में जो हम बनाते हैं उसमें बनाते हैं ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट तथा ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा कुछ मेमोरेंडम अकाउंट यहां पर भी बनाते हैं, कुछ मेमोरेंडम अकाउंट यहां पर भी बनाते हैं। तीसरे मेथड का मैं नाम ही भूल गया, कौन सा नाम था उसका? तीसरे का नाम था फाइनल अकाउंट्स मेथड, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं? जिसके अंदर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी हमको कोई मेमोरेंडम अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, कोई मिसिंग फिगर हो सकती है तो मेमोरेंडम अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं हम ये पूरे टॉपिक में कहीं पर भी नो शेड्यूल 3, नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नो कंपनीज एक्ट, हम यहां पर कहीं पर भी उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ये प्योरली एक फाइनेंशियल अकाउंट्स का टॉपिक है। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, हम अकाउंटिंग करते वक्त एक नियम का पालन करते हैं, मैं भूल गया आपको, आप मुझे बताओ वो नियम क्या था? उसका नियम यह है कि हेड ऑफिस अपनी अकाउंटिंग करेगा, ब्रांच अपनी अकाउंटिंग करेगा और लेटर ऑन हम इन्हें क्या कर देंगे? हम लेटर ऑन उन्हें
कंसोलिडेट करेंगे। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग के अंदर हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता भी हूं, हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों क्या है, अलग अलग। ये भूल मत जाना। यानी आपको मैं इमोशनल करूंगा कि बेटा हेड ऑफिस वही है, ब्रांच वही है, चलो एक ही बात है, तो आप बोलना नहीं। कल हम एंट्रियां डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, ब्रांच ने सेल की तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा, बताओ जरा। ब्रांच ने सेल की तो हेड ऑफिस क्या करेंगे? हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा। बताओ क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए कि दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, और हम बाद में उन्हें कंसोलिडेट करते हैं, ईयर एंड पर उन्हें कंसोलिडेट करते हैं। पर अकाउंटिंग जो करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। आप में से कोई बच्चा इमोशनल हो सकता है, वो कहेगा सर ब्रांच और हेड ऑफिस तो एक ही बात हुई ना। क्या आपके भी इमोशन जाग रहे हैं कि आप इमोशनलेस हो? फटाफट से बताओ, क्या तुम्हारे भी कोई इमोशन जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? बच्चा कह रहा मैं इमोशनलेस हूं, तुम बोलो ना, तुम बोलो सर हम इमोशनल हैं। हम भी कह रहे हैं हेड ऑफिस ब्रांच एक ही बात है। भाई इस टॉपिक में इमोशन को कहां रख दो, फ्रिज में, और फ्रिज से क्या निकाल लो, इमोशन फ्रिज में रख दो, और फ्रिज से क्या निकाल लो, दिमाग। प्रॉब्लम क्या है, दिमाग कहां रखा हुआ है, दिमाग फ्रिज में रखा हुआ है, और इमोशन साथ में लेके बैठे हैं हम लोग। ओके, तो वापिस आते हैं। अच्छा, मैंने इसमें से भी आपके साथ सबसे पहली बात कौन सी स्टार्ट की थी, फटाफट से बताओ। मैंने कहा भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास डेटर मेथड है। महेश कह रहा है प्रॉफिट निकालना ही था तो इतने सारे मेथड्स क्यों? यही तो मेरा सवाल है। कल जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था तो आप सबने अलग अलग तरीके से प्रॉफिट क्यों निकाला था? कल याद है ना, एक एग्जांपल देकर मैंने कहा था कि इसका प्रॉफिट निकालो, तो तुम सबने अपने अपने हिसाब से निकाला था और सबका आंसर सेम था। तो आपको यही चीज यहां सिखाई जा रही है कि कल को आप सीए बनने के बाद कोई घसियारे थोड़ा ना बन रहे हो। सीए बनने के बाद जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं। फिर भी विच मेथड इज मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम एंड विच वन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड। अगर मान लो कभी भी आपको जानना पड़े कौन से मेथड को हम जब सबसे बेस्ट बताएंगे, डेटर मेथड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो सवाल वाला ना कहे कौन सा मेथड लगाना है तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैंने कहा यही सबसे सर्वोपरि मेथड है, यही सबसे ज्यादा चलने वाला है, यही सबसे ज्यादा लॉजिकल है, यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। तो मुझे बताओ आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कौन सी असम्पशन लगाओगे? यही वाली असम्पशन लगाओगे। सबसे ज्यादा पंगा भी किसमें है? इसी में ही है। और सबसे ज्यादा आसान कौन सा मेथड है? सबसे ज्यादा आसान फाइनल अकाउंट मेथड है। मजे की बात, ना इसके सवाल इंस्टीट्यूट पूछता है और ना तुमने करने हैं। पता चला पेपर में को मेथड नहीं लिखा, मैं इससे कर लेता हूं। ओके, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यानी लिखना भूल भी जाए इंस्टीट्यूट तो डेटर मेथड को ही अप्लाई करना, यही आपके लिए काम की बात है। जब मैंने डेटर मेथड के बारे में बोला तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। हमने कहा साहब फॉर्मेट की ऐसी तैसी करा गए, सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हो विनोद, क्या मैं आपके साथ इंडिपेंडेंट पढ़ा रहा हूं? नहीं 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 नहीं। क्या मैं फाइनल अकाउंट पढ़ा रहा हूं? नहीं। क्या मैं ये पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं ये वाला पढ़ा रहा हूं। ओके, इसका मतलब अब मैं इस पर आऊंगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो इस पर आऊंगा, फिर ये जब ये पूरा हो जाएगा इस पर आऊंगा, फिर जब हो जाएगा ये आऊंगा, ये आऊंगा, ये आऊंगा। ओके, दिस विल बी लाइक दिस। तो अब मुझे फटाफट से बताओ इसका कॉन्सेप्ट क्या था। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हम अपने पास एक ब्रांच अकाउंट बनाते हैं जिसमें क्या देखते हैं हम कौन है? मैं भूल ही गया, हम कौन है ये बताओ। हम ये जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये प्रॉफिट कौन निकाल रहा है? फटाफट से बताओ। टू फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच, ये प्रॉफिट कौन निकाल रहा है? बाय हेड ऑफिस। इसका मतलब अगर मान लो मैं कभी बताना भूल भी जाऊं
तो तुम्हें याद रहना चाहिए ये सारी क्रियाक्रम कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। ओके, मुझे फटाफट से बताओ, मैंने कहा हमने क्या दिया, हम कौन हैं? ये हम जब लिखेंगे हमने क्या दिया तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर मैं एंट्री पूछूं तो क्या एंट्री बनेगी? हमने क्या दिया, वैसे फटाफट से बताओ, हम जो देते हैं उसकी एंट्री क्या बनती है? ब्रांच अकाउंट डेबिट। क्या हम गुड्स देते हैं, क्या हम कैश देते हैं? आमतौर पे दो ही चीजें देते हैं। क्या देते हैं? गुड्स देते हैं और कैश देते हैं। मुझे फटाफट से ये बताओ इसके बाद हम और क्या देखते हैं? फटाफट से बताओ, हमने क्या किया? फटाफट से बताओ, हमने एचओ ने क्या लिया? तो मुझे फटाफट से बताओ, हमने जो लिया उसकी एंट्री क्या बनेगी? हम वापस क्या लेते हैं? गुड्स रिटर्न्ड लेते हैं, कैश लेते हैं, पर कैश को ना हम रेमिटेंसेस के नाम से डालते हैं। याद आया आपको? हम क्योंकि बार बार कैश होता है तो हम अपने पास उसको पहले रेमिटेंस अकाउंट में डाल देते हैं और रेमिटेंस को बाद में रिकॉर्ड करते हैं। टू ब्रांच, क्या कायदे से आमतौर पे यही दो चीजें होती हैं? फटाफट से बताओ, यही दो चीजें होती हैं? हाँ, यही दो चीजें होती हैं। इसके अलावा भूल ना जाना, क्या ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी लेते देते हैं? क्या ओपनिंग बैलेंसेस भी और क्लोजिंग बैलेंसेस भी लेते देते हैं? द आंसर इज यस। मुझे फटाफट से ये बताओ, जब हम अपने पास बोलते हैं तो क्या लायबिलिटी भी लेते देते हैं? मैं भूल गया, या सिर्फ एसेट ही लेते हैं, लायबिलिटी नहीं लेते? मैं कंफ्यूज हो गया बेटा, फटाफट से बताओ, क्या लायबिलिटी भी लेते देते हैं? द आंसर इज यस, हम लायबिलिटीज के साथ भी ट्रांजैक्ट करते हैं। रियल में क्या ये लेते हैं या सिर्फ और सिर्फ हम दिखाने का प्रयास करते हैं? रियल में नहीं लेते हैं। ब्रांच का सामान ब्रांच, तुम्हें क्या लगता है एक्सिस बैंक की ब्रांच में 31 मार्च को सब खाली हो जाता है? नहीं खाली होता है। ये सिर्फ हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको कंसोलिडेट करने के लिए करते हैं। अगर आपको याद हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको लेने देने के पीछे बेसिकली पर्पस क्या होता है? फटाफट से बताओ, इसके पीछे पर्पस था कंसोलिडेशन। मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल लेकर दिखाया था इंडिपेंडेंट ब्रांच का। डू यू रिमेंबर? हमने इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक सवाल किया था, सारी एंट्रियां की थी ब्रांच की, ब्रांच का ट्रायल बनाकर फाइनल अकाउंट बनाकर हमने उसकी बैलेंस शीट को अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया था। याद आया? तो वो पर्पस होता है। तो इंडिपेंडेंट में जो होता है वो डिपेंडेंट में भी होता है, डिपेंडेंट के अंदर भी तो कंसोलिडेट करते हैं, वो इसमें डालते हैं। हालांकि कई बच्चे कहेंगे सर इस लॉजिक से बढ़िया तो यही वाला लॉजिक है कि लेते देते हैं, बात खत्म। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये भी ले ही लिया जाता है, उसका जो है हमारा ही है? तो मैंने कहा कि बात यही है, बट वो लेते देते का पर्पस क्या है कि हम बोलते हैं उसका सामान मेरे साथ कंसोलिडेट कर दो। द रीजन इज लाइक दिस। ओके, हम उसको अपने साथ कंसोलिडेट करते हैं। मैंने आपको इन सब के बाद क्या बोला? मैंने कहा इन सब के बाद, अच्छा मैं बाकी तो भी आपको कराया ही नहीं ना, तो ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे लेटर, और ये भी हम कब पढ़ेंगे? लेटर। तो मैंने आपको इन सब के बारे में क्या बोला कि हमें इन सब के अंदर क्या करना पड़ सकता है, कुछ मेमोरेंडम अकाउंट्स भी बनाने पड़ सकते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट मतलब रफ अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। जैसे कौन कौन से बनाने पड़ सकते हैं? स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, और क्या बनाना पड़ सकता है? कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी ये भी बनाने पड़ सकते हैं। सर ये मेमोरेंडम अकाउंट बनाने जरूरी है या हमको हमेशा बनाकर आने हैं कि कभी नहीं भी बनाने हैं? तो मैं आपसे कहता हूं मेमोरेंडम अकाउंट कहां पर बनाने हैं? इफ क्वेश्चन आस्क्स मेमोरेंडम अकाउंट, वो आपसे कोई खाता मांगता है तो बनाएंगे, या मिसिंग फिगर्स,
क्वेश्चन में कोई मिसिंग फिगर्स हैं, इस वजह से मुझे मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा सर क्या इसमें हम जब बीकॉम में थे तो इसमें बड़ा झमेला होता था, वो होता था इनवॉइस प्राइस का, इनवॉइस प्राइस और लोड और पता नहीं स्टॉक रिटर्न क्या क्या होता था। मैंने कहा ये हमने अभी आपके साथ पढ़ा नहीं है, ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन करवानी है। अच्छा इसके अलावा कुछ और भी खाते बनाएंगे हम, अदर अकाउंट्स भी बनाकर दिखाएंगे कि गुड्स सेंट का अकाउंट क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, स्टॉक रिजर्व का अकाउंट क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, एबनॉर्मल लॉसेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, एबनॉर्मल लॉसेस को कैसे डील करते हैं, नॉर्मल लॉसेस की अकाउंटिंग क्या होती है, ये सब चीजें हमारी मिसिंग है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने रिवीजन कर दी है, तो क्या अब सवाल करने का जिम्मा आपका? अगर मिसिंग फिगर बिना अकाउंट बनाए कैलकुलेट हो सकती है तो स्टिल बनाना है। यश कह रहे हैं अगर मिसिंग फिगर है पर हम उसको बिना कैलकुलेट किए हुए भी मतलब कैलसी पर ही कॉल कर सकते हैं, तो अकाउंट बनाना है कि नहीं? मैं कंफ्यूज हो गया हूं। यश ने पूछा है कि मिसिंग फिगर अगर है और मैं कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर सकता हूं तो क्या मुझे करना है, बनाना है अकाउंट के नहीं बनाना है? तुम बेटा कैलकुलेटर पे करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे बताओ क्या पुलिस पकड़ लेगी यश को? सारे बच्चे बताओ। यश कह रहा है अगर मान लो मैं कैलकुलेटर पे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या यश को पुलिस पकड़ लेगी? नहीं पकड़ेगी। तुम्हारा हद से हद इंस्टीट्यूट क्या कर लेगा? 2 नंबर काट लेगा। यश नंबरों की परवाह नहीं करते हम लोग ठीक है बताओ भाई, नंबरों की तो बहुत परवाह करते हैं हम लोग। ओके, तो तुम कैलकुलेटर के ऊपर काम नहीं कर सकते हो। अगर मिसिंग फिगर है तो कैलकुलेट करना है। बात समझ में आती है? क्योंकि इंस्टीट्यूट मिसिंग फिगर पर 1 नंबर 2 नंबर एलोकेट कर देता है। तो तुम अगर कैलकुलेटर पे कर दोगे तो इंस्टीट्यूट को लगेगा कि यश ने किसी और बच्चे का आंसर कॉपी कर लिया है, तो किसी और को नंबर मिल जाएंगे जिसने अकाउंट बनाया होगा, तुम्हें नहीं मिलेंगे। ओके यश, तुम्हें समझ में आ गई? यश के अभी और समझाना बाकी है ठीक है चलो हाँ बिल्कुल, पीयूष कह रहा है सारे नंबर भी वो कैलकुलेटर पे दे देगा। बिल्कुल अच्छा पॉइंट बता, नंबर भी कैलकुलेटर पे आएंगे तो फिर हमारे को कॉपी में कैसे आएंगे? ठीक है हाँ रितिका, अभी मैंने नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, ये जो ग्रीन पेन से लिखा ना मैंने रितिका, ये जो लिखा, मैंने कहा ये मेरी चर्चा के विषय अभी, बात अभी बाकी है, बात अभी बाकी